जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेस्ट साथी में। दोस्तों, मैं किशोर कुमार आज एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए अध्याय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई थी, इन इतनी बड़ी सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ था, इनका जो कालक्रम था वो कब से कब तक था, क्योंकि इसमें विद्वानों के बीच में मतभेद रहा है। कोई विद्वान है जो 2350 से 1750 के बीच बताते हैं, फिर दूसरे इग्नू नोट्स और जो दूसरे विद्वान हैं ये इसे पूर्व की सभ्यता बताते हैं। कुछ विद्वान जो हैं इससे बाद की सभ्यता बताते हैं। फिर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इनके कुछ महानगर थे, जो जैसे कि हड़प्पा स्वयं, उसके बाद मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगा। तो इन जो शहर थे इनके महानगर जैसे जिसे कह सकते हो, तो इनकी उत्पत्ति के जैसे कि इनकी खोज किसने की थी, कब की थी, फिर यहाँ से जो पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई थी उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी पुरातात्विक वस्तुएं कहाँ से प्राप्त हुई थी। ये सब वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इसे याद रखने वाली भी जो होती है, क्योंकि ये फैक्ट होता है बहुत सारा। तो इस पर आज ध्यान देने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो इसके बाद हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हड़प्पा की जो सामाजिक राजनीतिक स्थिति थी, पहले हम राजनीतिक स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी जो विकसित सभ्यता थी, इतनी प्राचीन सभ्यता थी, भारत का जो प्रथम नगरीकरण हुआ था वो इसी समय हुआ था। तो इतनी बड़ी जो नगर थे इनका शासन कैसे चलता था, उनका राजा जो था कौन था, उनके राजा का चुनाव कैसे होता था, या फिर राजा नहीं होता था तब कैसे शासन चलता था। फिर हम लोग देखेंगे कि राजा के जो मंत्रिमंडल होते थे जैसे आज के समय में होता था, क्या उस समय था या नहीं था, यदि नहीं था तब कैसे उनका शासन चलता था। फिर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी धार्मिक स्थितियाँ क्या थी, हड़प्पावासी किस धर्म को मानने वाले थे, उनकी सोच क्या थी। फिर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हड़प धर्म की स्थिति के अंतर्गत ही हम जानेंगे कि उनकी जो दफनाने की विधि थी, कब्र की विधि थी, वो जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग शवों को जलाते थे या कब्रों में दफनाते थे, या फिर किसी दूसरे सभ्यता की तरह जो थी, कुछ जो लाश को ऊपर में छोड़ देते थे, फिर जो चील मकोड़े होते हैं उसके खाने के बाद जो छोड़ देते हैं उसे दफनाया जाता था, तो इसे ये विधि अपनाते थे। तो ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो सांस्कृतिक रीति थी वो क्या थी। फिर हम लोग जानेंगे कि धार्मिक संस्कृति के अंतर्गत उनकी देवी देवता क्या थे, वो किस चीज़ की पूजा करते थे, किस चीज़ की धार्मिक उपासना करते थे। फिर देखेंगे कि क्या उस समाज में अंधविश्वास था आज की तरह, ताबीज या फिर तंत्र मंत्र जादू टोने जैसी कोई चीज़ें थी आदि, जैसे कि वो जो सुपर नेचुरल पावर जो होते हैं इसमें विश्वास था या नहीं था। तो इन चीज़ों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चीज़ जानने की बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ की जो कब्र है, कब्र से बहुत चीज़ें ऐसी वस्तुएं मिली हैं जैसे ताबीज वगैरह सब मिली हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत करते हैं कि हड़प्पावासी जो सुपर पावर होते हैं इसमें उन लोगों का विश्वास था। तो हम इसके बारे में भी जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि उनकी सामाजिक स्थितियाँ क्या थी, समाज इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं की स्थिति क्या थी, उन्हें महिलाओं में उन्हें किस समाज ने किस स्तर का दर्जा दिया था। वैसे तो यदि हम सरसरी निगाहों से देखें तो देखने में लगता है कि हड़प्पा सभ्यता एक मातृत्व जो समाज थी, मातृसत्तात्मक समाज थी, तो देखने से तो यही लगता है। फिर हम गौर से देखेंगे कि उसके अंदर क्या विशेषताएं थी और भी। फिर उनके देखेंगे कि रहन सहन क्या था, वो लोग क्या खाते थे, क्या पीते थे, उनके रहन सहन क्या थे। इन चीज़ों की जो जानकारी होती है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, स्वयं वहाँ से जो मूर्ति प्राप्त हुई है, मोहनजोदारो हो या फिर हड़प्पा से, तो यहाँ से प्राप्त हुई मूर्तियों में दिखाया गया है कि वहाँ की नारियों में जो आभूषण, वस्त्र, वहाँ से जो मोहनजोदारो से जो प्राप्त हुई है, साधु की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो उसकी दाढ़ी के जो श्रृंगार हैं या फिर वस्त्र पहने हुए हैं, तो ये सब इस बात की संकेत करते हैं, दिखाता है कि उन समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, रहन सहन क्या थे। ये सब बहुत कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है। फिर हम लोग जानेंगे कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, वे लोग कैसे खाते पीते थे, कैसे व्यापार करते थे। जैसे कि हम आर्थिक स्थिति के अंतर्गत सबसे पहले जानेंगे कि वो लोग, उनकी कृषि की हालत कैसी थी, क्योंकि इतनी बड़ी जो सभ्यता स्थापित हुई थी, नगरीय सभ्यता थी, तो कहीं ना कहीं से उसके जो आसपास के, हड़प्पा के जो आसपास के जो इलाके होंगे वहाँ से कृषि का अतिशेष उत्पादन बाजार में आता होगा, फिर कृषि का व्यापार करता होगा। तो ऐसे ही एक नगर का विकास हुआ होगा, क्योंकि नगर में जो रहने वाले लोग हैं वो तो खेती कर नहीं सकते, यहाँ तो शिल्पी रहते हैं, और जो समाज के जो ऊंचे वर्ग हैं, जो खासकर जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो रहते हैं नगरों में। तो फिर इनको खाने के लिए जो भोजन की जरूरत होगी, ये इसे सप्लाई करने वाला आसपास के इलाकों में बसता होगा।
तो कृषि बहुत ही उन्नत रही होगी। इतनी उन्नत तो जरूर रही होगी कि कृषि अपने गांवों की भरण पोषण करने के बाद जो अधिशेष उत्पादन होता है वो नगरों में सप्लाई कर सके। तो कृषि तो अच्छी रही होगी। तो हम लोग जांच पड़ताल करेंगे कि वो सब किस चीज़ का उत्पादन करते थे, कौन से खाद्यान्न थे उनके। पढ़ा है कि हमने उस समय जो कपास थी वस्त्र उत्पादन था तो कपास हुआ होता ही होगा, और किन किन वस्तुओं का व्यापार किया जाता था। तो इसके बाद ये कृषि के अलावे और कौन कौन से थे जो आर्थिक गतिविधि में संलग्न थे, उनके मुहरों से पता चलता है कि उनका व्यापार भी होता था। तो व्यापार मतलब किस चीज़ का व्यापार होता था? आंतरिक व्यापार मतलब जो देश के भीतर के व्यापार थे, लोथल हड़प्पा के बीच में, मोहनजोदारो लोथल के बीच में, आलमगीरपुर या दहमाबाद के बीच में। फिर उनका जो विदेश व्यापार था, इनसे भी पता करना होगा कि विदेश व्यापार कैसे चलता था उनका, किस देशों के साथ व्यापार होता था। तो हमें जैसे कि अभी जो उस समय की मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, वहाँ से भी हड़प्पावासी की जो मोहरें हैं वहाँ से प्राप्त हुई है। वहाँ की जो अभिलेख है वहाँ से दिलमुल माकन जैसे शब्द का उल्लेख किया गया है। हड़प्पा की जो मोहर, हड़प्पा का जो प्राचीन नाम था सिंधु, जैसे कि मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा को मेलुहा के शब्द से नाम से पुकारते थे, और ये चीज़ वहाँ के अभिलेखों से जानकारी प्राप्त हुई है। तो इन चीज़ों कहीं ना कहीं इसकी जो विदेशी व्यापार की ओर संकेत करते हैं कि हड़प्पा वासियों का विदेश व्यापार बहुत ही उन्नत था। साथ ही हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि यदि व्यापार इतना ही उन्नत था तो वो किन किन चीज़ों का व्यापार करते थे, यानी कि उनकी आयात की क्या वस्तुएं थी, किन चीज़ों का हड़प्पावासी के जो लोग थे वो लोग आयात करते थे, और निर्यात की जाने वाली वस्तुएं कौन सी थी। ठीक यही आयाम हम लोग देशी जो हम लोग पढ़ेंगे उसके आंतरिक व्यापार है उनमें देखेंगे कि उसके अंदरूनी व्यापार में किन किन वस्तुओं का आयात निर्यात होता था। वे लोग धातुएं कहाँ से मंगाते थे, सोना चांदी कहाँ से मंगाते थे, या फिर कोई दूसरा वस्तु था कहाँ से मंगाते थे। ठीक। तो आज के क्लास में हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आज का जो सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से हड़प्पा से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भले यूपीपीसीएस हो या फिर कोई दूसरा लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग की प्रश्न हो, हर जगह से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग इसी बातचीत पर चर्चा करेंगे। दोस्तों हम लोगों ने कल के सेशन में पढ़ा था कि प्राचीन इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं। हमने कल के सेशन में प्राचीन इतिहास के स्रोतों को जाना था कि किन आधारों पर, किन स्रोतों के आधार पर प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया था। हम लोगों ने फिर आगे पढ़ा था कि प्राचीन इतिहास का जो निर्माण हुआ था वो कुछ जैसे कि अभिलेखों को हम उसके दो हमने वर्गीकरण किया था, उनके जो स्रोत थे उनका वर्गीकरण किया था, और स्रोतों के वर्गीकरण के बाद हमने देखा था कि ये चीज़ इनकी क्या महत्व था, इनके आधार पर कैसे इतिहास का लिखा गया था। तो हमने उसके जो कुल स्रोत थे इनको वर्गीकरण किया था। एक तो थी जो पुरातात्विक वस्तुएं थी, और दूसरा वर्ग था उसका साहित्यिक वस्तुएं। फिर हमने पुरातात्विक को अलग अलग डिवीजन करके देखा था। पहले था उसमें भौतिक अवशेष, फिर उसमें था कि अभिलेख, फिर था लेख, मुद्रा लेख, या फिर कोई जो सिक्के हैं। फिर देखे हमने थे कि जो चित्रकला है या फिर मूर्ति पर जो लिखी गई कोई पेंटिंग है या मूर्ति कला है, तो ये भी हमारे इतिहास निर्माण का कारण हो सकता है। फिर हमने जो साहित्यिक भाग है इसकी ओर देखा था कि साहित्य कैसे इतिहास निर्माण में सहायक होता है। तो हमने साहित्य को भी दो भागों में बांटा था, एक तो हिंदू धर्म का साहित्य था और दूसरा जो था गैर हिंदू था, उसमें देखा था। हिंदू धर्म के साहित्य में हमने देखा था कि इसके तो पहले वेद आते हैं जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं, उसमें ऋग्वेद आता है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आता है। फिर हमने इन चारों वेदों की क्या क्या विशेषताएं हैं, मतलब उस वेद में क्या क्या बातें लिखी गई है, तो ये सब हमने देखा था। फिर हमने देखा था उपनिषद, फिर पुराण की देखे थे। फिर हमने देखा था कि उसके बाद जो है रामायण और महाकाव्य काल भी आया था, महाभारत का काल भी आया था। तो ये हिंदू धर्म के साहित्य हो गए थे। और फिर देखा था कि हिंदू धर्म की जो साहित्य हैं उनका भारत के प्राचीन इतिहास के निर्माण में क्या योगदान है। फिर हमने जानने की कोशिश की थी कि जो गैर हिंदू धर्म है, जैसे कि उस समय के बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, तो फिर हमने इसके भी साहित्यों को देखा था और देखा था कि इनके साहित्य प्राचीन इतिहास के निर्माण में किस प्रकार सहायक हो सकते हैं। बौद्ध धर्म के हमने देखा था साहित्य में, तो हमने देखा था कि त्रिपिटक जो है इनका सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है। त्रिपिटक के 3 भाग थे, 3 ग्रंथ थे इसमें, जिसमें था विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। फिर हमने इसकी विशेषताओं को भी देखा था कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और क्यों इतना महत्वपूर्ण कहा जाता है। फिर हमने देखा था कि बौद्ध धर्म का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है इन त्रिपिटक के अलावे एक और है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो था जातक कथा है। जातक कथा में कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध से पहले 500
बुद्ध के पुनर्जन्म हो चुके थे, उनकी कहानी जो है जातक से प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं उन कहानियों में यदि हम उन जातक को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उस समय की इस सब से हमें बौद्ध धर्म के जो सामाजिक धार्मिक स्थिति थी, उन बौद्ध धर्म के साहित्य के अध्ययन करने से हमें आज से 2500 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले की सामाजिक आर्थिक धार्मिक स्थिति के बारे में जान पाते हैं। वहाँ की जो भारत की उस समय की स्थिति क्या थी, हम लोग इस सब से जान पाते हैं। फिर हमने देखा था कि जैन साहित्य क्या थे। फिर हमने जैन साहित्य में देखा था कि उसके जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ थे उसे आगम साहित्य कहा गया था। जैसे बौद्ध के जातक कहा जाता है, तो ऐसे ही जैनों के साहित्य को आगम कहा जाता है। फिर उसमें देखा था कि उसके 12 अंग और उपांग थे, कुछ सूत्र थे जो बहुत ही कल्प सूत्र भद्रवाहुद ने रचित थी। तो ऐसे ही बहुत ही जो इम्पोर्टेंट था हमने आपको बताया था। तो जैन साहित्य भी भारत के इतिहास में निर्माण में बहुत ही सहायक होते हैं। तो ये साहित्य जो पूरे साहित्य थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इतिहास के निर्माण में, क्योंकि यही वो साहित्य है जिससे हमें उस समय के भारत के बारे में पता चल पाता है कि भारत उस समय की भारत की स्थिति क्या थी। दोस्तों साथ ही हमने ये भी जानने की कोशिश की थी कि इन जो पुरातात्विक और जो साहित्यिक वस्तुएं थी, इनका इतिहास निर्माण में यूज करने से पहले कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती थी। जैसे कि इतिहास निर्माण, जैसे जो बात लिखी अभिलेखों में लिखी गई है उसे जैसे के तैसे उठा के हम इतिहास निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी अभिलेख लिखे गए थे वो किसी राजा ने अपने कवियों के द्वारा उस पर उत्कीर्ण करवाया था, लिखवाया गया था। जैसे हमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पढ़ा होगा। समुद्रगुप्त ने, गुप्त वंश के जो शासक थे, उसने अपने दरबारी कवि हरिसेन से उसे लिखवाया था। तो उसमें जो भी लिखवाया होगा तो वो अपनी निगेटिव बातें नहीं लिखाया होगा। जरूरी है कि वो अपनी जो सकारात्मक बातें हैं, पॉजिटिव बातें हैं, अपनी प्रशंसा के बारे में, सारी बातें प्रशंसा वाली जो है अपने विजय अभियान के बारे में उसमें लिखा होगा। अपनी जो निगेटिव बातें हैं, उसकी जो कहाँ कहाँ से हारा था, किस राजा से हारा था, कौन से युद्ध में हारा था, ये बातें उस पर नहीं लिखी गई होती हैं। तो जब हम इतिहास निर्माण करते हैं तो इन चीज़ों का हमें सावधानी से उपयोग करना होता है कि किसी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर यदि दे दिया गया है तो हमें इसी इतिहास निर्माण में वैसे के वैसे नहीं कर सकते। सेम चीज़ हमने सिक्कों के बारे में भी देखा था, चाहे किसी दूसरी चीज़ के बारे में भी देखा था। अब सिक्के भी इतिहास निर्माण के सहायक तो हैं, क्योंकि ये उस समय की आर्थिक स्थिति के बारे में दर्शाता है। लेकिन क्या सिक्के बहुत ही वैसे ही जैसे सिक्के मिले वैसे ही उसे उपयोग कर लेना चाहिए? इसके दो सीमाएं भी हैं। जैसे कि सिक्के यदि किसी लूट के किसी दूसरे देश में ले गया हो तो हम उसे अपने साम्राज्य की सीमा तो नहीं मान सकते। दूसरी सीमा ये भी है कि सिक्के जैसे के तैसे नहीं प्राप्त हुए हैं, क्योंकि वो धात्विक वस्तुएं थी तो अभी नष्ट भी हो चुकी है। हमने और भी देखा था इसके अंतर्गत जो और जैसे चित्रकला वगैरह थी, तो इस समय की भी सीमाएं थी वो, चूंकि और भी ये सब सभी धार्मिक वस्तुओं पर केंद्रित थी, जैसे कि अजंता की थी, और जो एलोरा में जो मंदिर है, या चाहे सितनवासल की गुफा में जो चित्रकला की जो चित्र जो बनाए गए हैं, इनकी भी सीमाएं थी। इनकी सीमा क्या थी? ये अधिकतर जो चित्र हैं उस समय के धार्मिक जो समाज में उथल पुथल चल रही थी उस पर प्रेरित है और उसी से प्रेरित है। यहाँ की मूर्ति जो थी, मूर्ति कला, वो भी उसी से प्रेरित थी, धार्मिक वस्तुएं से। तो केवल आप धर्म की वस्तुएं या धार्मिक चीज़ों को देख करके आप पूरे समाज का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। उसमें सामाजिक स्थिति तो दिखाया ही नहीं है। धर्म के बारे में आप यदि उसमें किसी चित्र का फोटो बनाया गया तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये लगा सकते हैं कि उस समय की ओढ़ावे पहनावे कैसे थे, उनके केश विन्यास कैसे थे। जैसे कि अजंता में जो दिखाया गया है मूर्ति में, महिलाओं का केश विन्यास दिखाया गया, जैसे आजकल की जो महिलाएं केश विन्यास करती हैं, तो ऐसे ही जूटी बनाई हुई महिलाएं दिखाई गई है। फिर उनके नैन नक्श, तो ये सब उन साथ ही सब ये तब उनकी सीमाएं हैं। हमें समाज के बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं प्राप्त हो सकती है। ठीक है, तो हमने कल के क्लास में यही सब देखा था, प्राचीन भारत के जो स्रोत थे इसके बारे में देखा था। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बता दें कि हमारा जो आज का क्लास है ये प्राचीन इतिहास का दूसरा क्लास है और सिंधु घाटी की सभ्यता। और बच्चों आपको ये भी पता होगा कि हमारा जो अभी का जो प्रोग्राम चल रहा है ये हमारा यूपी पीसीएस का टेस्ट साथी का जो यूपी पीसीएस का 100 डेज प्रोग्राम है उसी का एक हिस्सा है। इससे पहले प्राचीन इतिहास शुरू करने से पहले आपने राकेश सर की ज्योग्राफी की क्लास देखी होगी,
वो अभी समाप्त हुआ और उसके बाद ये शुरू हुआ। तो बच्चों आप ये भी बताइएगा कि आपको ज्योग्राफी की क्लास, राकेश सर की ज्योग्राफी की क्लास कैसी लगी। साथ ही यदि उस से रिलेटेड कोई यदि आपको डाउट रह गए हो तो ये भी आप पूछ सकते हैं, अपने चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक ही इसके साथ ही मैं भी आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो टेस्ट आती है आपके लिए इस 100 डेज प्रोग्राम के अलावे आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लेके आई है। हमारे टेस्ट सीरीज में कुल 35 टेस्ट रखे गए हैं, जिसमें से 14 जो हैं खंडवार हैं, विषयवार हैं, और उसमें से 6 सी सेट के टेस्ट दिए गए हैं। इसके अलावे जो हैं वो फुल लेंथ टेस्ट हैं और करंट अफेयर्स की भी सेट रखे गए हैं। तो बच्चों ये जो टेस्ट साथी का जो टेस्ट इनिशिएटिव है बहुत ही महत्वपूर्ण है टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट साथी की आप नाम से ही स्पष्ट लगा सकते हैं इनकी एक्सपर्टीज रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी सफलता में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकती है टेस्ट साथी। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही यूट्यूब चैनल पर आप हमारे जो PYQ का जो डिस्कशन है ये भी आप देख सकते हैं वहाँ जा करके। ठीक है, तो अब ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। तो हम देखेंगे कि हड़प्पा की जो उत्पत्ति हुई थी उनके बारे में जो बहुत सारे विद्वान थे उसने अपने अपने राय दिए थे, तो उनकी क्या राय थी। जैसे कि पहले हम उत्पत्ति के बारे में देख लेते हैं कि हड़प्पा की उत्पत्ति के बारे में कैसी थी, कौन कौन से सिद्धांत दिए गए थे। ठीक है, इसमें नहीं दिया गया है बच्चों, आप लोग वैसे ही नोट कर लेंगे। ठीक है, उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो इस संबंध में जो विद्वान थे, इतिहासकार थे, दो तरह के विद्वान दो तरह के मत देते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि हड़प्पा की जो स्थापना करने वाले लोग थे वो विदेशों से आए हुए थे, और कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि हड़प्पा के जो स्थापना करने वाले जो लोग थे वो देशी ही थे, मतलब बाहर से नहीं आए थे, और खुद भारत के ही लोगों ने हड़प्पा जैसे सभ्यता की स्थापना की थी। जो इतिहासकार ये मानते हैं कि हड़प्पा वासी विदेशों से आए थे, वहां से प्रवासित होके आए और फिर यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता स्थापना की, हड़प्पा सभ्यता की स्थापना की। ऐसे मानने वाले विद्वान दो प्रकार के हैं। एक हैं EJ मैके, ये इतिहासकार हैं और ये मानते हैं कि हड़प्पा वासी जो उस समय के थे वो सुमेर से पलायित होके आए थे, सुमेर से पलायित होके आए थे, और यहाँ जो सप्त संधव क्षेत्र था हमारे सिंधु घाटी का, यहाँ पर आके बसे और एक सभ्यता विकसित की, यही सभ्यता हड़प्पा सभ्यता कहलाती है। ठीक है, विदेशों से मानने वाले, जो विदेशी मत के मानने वाले हैं, इसका दूसरा गुट भी है। ठीक है, और इसके दूसरे गुट का नाम है एम व्हीलर। दोस्तों ये विद्वान जो हैं इतिहासकार ये मानते हैं कि हड़प्पा वासी सुमेर से नहीं बल्कि पश्चिम एशिया से आए थे, यहीं से सभ्यता का विचार लेके आए थे, और आके भारत के जो सिंधु घाटी का जो क्षेत्र है, सप्त सिंधु जो जिसे कहते हैं, वहां पर आके बसे और अपनी सभ्यता की स्थापना की। ठीक है, तो ये थे विदेशी मत वाले जो मानते थे कि हड़प्पा वासी भारत के नहीं थे बल्कि विदेश से आए थे और हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर स्थापित की थी। दूसरा देशी मत वाले भी थे, कुछ विद्वान जो हैं भारत के, ये मानते हैं कि हड़प्पा के जो लोग थे वो विदेश से नहीं बल्कि भारत के ही थे और यहीं पर उसने अपनी सभ्यता की स्थापना की थी। और ऐसे विद्वानों में है अमलानंद घोष। ये विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, और ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई थी ये प्राक हड़प्पा सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता से पहले की जो सभ्यता थी वही विकसित हो गई, और फिर अंत में जाके एक नगरीकृत और विकसित सभ्यता उदित हुई थी जिसे हम आज जानते हैं। तो इससे प्राक हड़प्पा जो था वो चूंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था टाइप की थी, और जो उसके फूस के घर बनाए हुए होंगे जो नष्ट हुआ होगा, और उसी पर सभ्यता विकसित हुई होगी। तो अब जो है ये सभ्यता ये मानते हैं, ये विद्वान मानते हैं कि प्राक हड़प्पा सभ्यता से ही हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई थी। तो ये उनकी उत्पत्ति का सिद्धांत हो गया, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक है कि हड़प्पा का नामकरण कैसे हुआ था, मतलब कि हड़प्पा का नामकरण कैसे हुआ था। बच्चों इसमें 1921 ईस्वी में जो हमारे भारतीय पुरातत्व विभाग के जो चीफ थे जॉन मार्शल, उसने यहाँ की खुदाई करवाई थी, चूंकि ये वहाँ के चीफ थे। और इस समय जो इतिहासकार थे दयाराम सहनी के भूगोलवेत्ता जो पुरातत्वविद थे, इसके नेतृत्व में इस जगह की खुदाई करवाई गई थी।
तो बहुत सारे प्रमाण मिले थे। ये जो दयाराम सैनी थे, इन्होंने कहाँ की खोज की थी? हड़प्पा की खुदाई करवाई थी। ठीक है। इसके अगले ही साल 1922 में फिर से एक खुदाई हुई थी, और वो कहाँ हुई थी? मोहनजोदारो में। ठीक है। और इनकी मोहनजोदारो की जो खोज हुई थी, यहाँ पर इसने किसने किया था? रखाल दास बनर्जी, इसने यहाँ इसकी खोज की थी, खुदाई की थी, मतलब खोज की थी रखाल दास बनर्जी ने। तो चूंकि देखो, ये हड़प्पा और मोहनजोदारो चूंकि एक दूसरे के बगल में है और सिंधु घाटी क्षेत्र में ही स्थित है, तो फिर विद्वानों ने पता अनुमान लगाया कि चूंकि सारी सभ्यता इसी के अगल बगल में है, तो इसी का नाम रख दिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता। इसी नाम पर इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। जब जब हड़प्पा की खोज हुई थी, केवल हड़प्पा की खोज हुई थी, तब इसे केवल हड़प्पा सभ्यता कहा जाता था। बाद में जब देखा मोहनजोदारो भी खोज हुई और भी होने लगे, और जो भी होने लगे वो सारे उत्पत्ति जो है वहीं पर होने लगे, सिंधु घाटी क्षेत्र में ही। इसीलिए इतिहासकारों ने उसे नाम दे दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता है। हमारा जो अगला सब टॉपिक है, अब इतिहासकारों के जैसे उत्पत्ति के बीच में, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में जैसे इतिहासकारों के बीच में मतभेद है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति किन लोगों ने की थी, कहाँ से आकर लोगों ने हड़प्पा सभ्यता बसाया था, ऐसे ही विद्वान की जो मतभेद है, ये इसके कालखंड के निर्धारण को लेकर भी आ जाता है। ठीक है। कुछ विद्वान मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति जो है 3200 बीसी से 2600 बीसी के बीच में हुआ था। ठीक है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यही जो परिपक्व काल है, यही मेन हड़प्पा काल है, जो 2600 से 1900 है। यही इग्नू नोट भी मानता है, इग्नू भी यही मानता है। ठीक है। फिर बाद में जो 1900 के हैं, 1900 से 13 के कुछ विद्वान इसे भी मानते हैं। ठीक है। तो अब ऐसे कह सकते हो कि हड़प्पा जैसे धीरे से ऐसे बढ़ी, अपने चरम पर गई, और फिर वहां से पतन होना शुरू हो गया। तो आप 3200 से आप ऐसे यहाँ से अनुमान लगा सकते हो कि 3200 ईस्वी से ये हड़प्पा नगरीकरण, पहले ग्रामीण सभ्यता के रूप में उदित हुई। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता के रूप में। फिर वह 2600 बीसी तक आते आते अपने चरम पर पहुंच गई थी, और फिर ये इस स्थिति को बरकरार रखी कब तक? 1900 ईस्वी तक, 1900 बीसी तक, ईस्वी नहीं बीसी तक। ठीक है। और फिर उसके बाद इसका पतन होना शुरू हो गया, और पतन होते होते ये 1300 ईस्वी तक आते आते, बीसी तक आते आते ये इसका पतन हो गया था। ठीक है। तो ये इनके कालखंड हैं, इनके इतने समय तक ये हड़प्पा सभ्यता विराजमान रही थी। अब बात आती है कि इस सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। पहली बात तो इनका क्षेत्रफल देखिए कि बहुत ही बड़ा था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर इतनी दूरों में फैला हुआ था। ठीक है। हमारा जो भारत का आज का क्षेत्रफल है, ये 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, हमारा आज का। अब इसका देख सकते हो कि लगभग एक तिहाई भारत में भाग में फैला हुआ था हड़प्पा सभ्यता। तो आप इनकी विस्तार का अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी विस्तृत थी। वर्तमान आज की जो भारत है उसकी क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000, मतलब लगभग 33 लाख के आसपास, वर्ग किलोमीटर के आसपास। और केवल हड़प्पा की कब थी? 13 लाख, यानी कि 2.5 गुना ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। और इसका आकार कैसे था? तो ये त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई थी। उसका जो हड़प्पा की जो उत्तरी सीमा थी, ये मांडा जिला है जम्मू कश्मीर का, और दक्षिणी दैमाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है। पूरब में ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक विस्तृत था, और पश्चिम कहे तो सुक्का केंडोर ये पाकिस्तान तक स्थित था। ये इनकी तो सीमा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, यहाँ तक ये विस्तृत थी। इनके बीच में ये सौराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी थी। जैसे कि अब हम यहाँ पर बात करें तो हमने देखा होगा कि लोथल भी इसके अंतर्गत आता था, राजस्थान का कालीबंगा था। ठीक है। हरियाणा का बनावली भी था। तो ऐसे स्थल थे। ये तो इसकी सीमा थी, जहाँ पर जैसे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की सीमा थी। इसके अलावे जो बीच का जो हड़प्पा था, ये इतने इन शहरों में विस्तृत था। इनके अलावे और भी हैं जो इनके महानगर टाइप के थे, बहुत बड़े। तो अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। आप मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं कि ये कितनी विस्तृत सभ्यता थी। मेन जो ये हड़प्पा है, ये रावी नदी के तट पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। और देख सकते हैं कि इसके जो ये गनारी वाला, ये सब इसकी सभ्यता है। आप वीडियो पॉज करके इसे आप बढ़िया से मैप का अध्ययन कर सकते हैं। धौलावीरा जो गुजरात में है, ये यहाँ पर है। सुरकोटरा यहाँ पर है। ये लोथल आप देख सकते हो। ठीक है। राखीगढ़ी, बनावली, रोपड़ पंजाब का हिस्सा है। ये मांडी जिला, ये इसकी उत्तरी सीमा थी। तो आप यहाँ से
अध्ययन कर सकते हैं। और ये याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप मैप को बार बार देखते रहें। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों हमने बताया था कि हड़प्पा के बहुत सारे नगरों में से कुछ ऐसे नगर थे जो महानगर का दर्जा प्राप्त कर चुका था, काफ़ी विकसित हो चुके थे। तो उनके बारे में कुछ टिप्पणी हमें याद रखनी पड़ेगी, कुछ उस स्पेशल विशेषता उनकी याद रखनी होगी। पहली तो हम ये है कि उसका खोज किसने किया था और कब किया था। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि वो कहाँ पर स्थित है, और हम चौथा उसके आयाम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये किस लिए चर्चा में है हड़प्पा, यहाँ से कौन सी वस्तुएं की खोज होगी, वहाँ से पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई है, और इसी के आधार पर हमने इतिहास निर्माण किया था, और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये टेबल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो इसीलिए आपको याद रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम सहनी ने की थी। और कब की थी? तो 1921 में की थी। ये स्थित कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है, और ये रावी नदी के तट पर स्थित है। तो बच्चों ये यूपीपीसीएस और यूपीएससी का ट्रेंड रहा है कि ये नदी का तट जरूर पूछता है। जिला तो पहले पूछा जाता था, खासकर स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम जो होते हैं ये पूछ लेता है खाली कि हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बता सकते हो कि पाकिस्तान में है, फिर बता दो मोंटगोमरी जिला में। लेकिन पीसीएस और यूपीएससी की जो वो है विशेषता की ये प्रॉपर भौगोलिक स्थिति के बारे में पूछती थी कि उसके बगल से कौन सी नदी बहती है, ये किस नदी तट पर बसा हुआ था हड़प्पा सभ्यता। तो ये चीज़ें पूछने की आदत रही है। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखने की जरूरत है कि ये किस नदी तट पर बसा हुआ था। फिर हम देखेंगे कि इसकी जो विशेषताएं हैं, यानी कि विशेषता यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं खोजी गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। हड़प्पा से मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, ये इसे साधु की मूर्ति भी कहा जाता है, साधु की मूर्ति भी कहा जाता है। इसकी साधु की मूर्ति की एक विशेषता देखी होगी हमने, हमारे थंबनेल पर भी है, वो इसी शादी की मूर्ति है। उसमें उसमें जो दिखाया गया है कि साधु जो है दाढ़ी अपना सेट कराए हुए हैं, जैसे आजकल के जो हमारे जो युवा वर्ग हैं सभी यूज करते हैं, दाढ़ी को सेट कराए हुए हैं, उसमें कंघी का यूज किया गया है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज से 3000 साल वर्ष पहले, 4000 साल वर्ष पहले जो हड़प्पा चल रही थी, उस समय लोग श्रृंगार के प्रति इतने जागरूक थे कि दाढ़ी में भी सेटिंग करवाते थे वो। ठीक है, तो इन चीज़ों की जानकारी या फिर अनुमान हम कहाँ से लगा सकते हैं? इन्हीं मूर्ति को देख करके, कि यदि मूर्ति में किया गया है तो उस समय के लोग करते थे, क्योंकि जो भी कला होती है वो समाज का ही प्रतिनिधित्व करती है। आज की सिनेमा हो, उस समय की चित्रकला हो, या फिर मूर्ति कला हो, समाज में जो कुछ चलता है वही इसमें दिखाया जाता है कला में। तो यदि उसने मूर्ति कला में इस चित्र को दिखाया गया है तो कहीं ना कहीं समाज में प्रचलित होगी, तभी तो दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ से अन्नागार की प्राप्ति हुई है। अन्नागार का मतलब जो अनाज के गोडाउन है वो वहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों ये अनाज गोडाउन दो चीज़ों की ओर संकेत करते हैं। एक तो उस समय के जो अकाल वकाल की स्थिति आती होगी तब उसे रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता होगा, जैसे आज के पीडीएस के जो करते हैं, भारत सरकार भी क्या करते हैं, अनाज को स्टोर करते हैं। तो इस स्थिति के लिए क्या हो जाता होगा। ठीक है, फिर यहाँ से क्या प्राप्त हुई है? बैलगाड़ी की जो टेराकोटा मूर्तियाँ हुई हैं ये भी प्राप्त हुई है। टेराकोटा मतलब मिट्टी की बनी हुई, पकी हुई मिट्टी के बनाए गए थे खिलौने जैसे शेप में, तो इसी को टेराकोटा गुड्स कहा जाता है। ये चीज़ यहाँ से प्राप्त हुई है हड़प्पा से। दोस्तों ये कहने को आपको मामूली चीज़ लग रहा है, लेकिन इसी के आधार पर इतिहास निर्माण होता है। हमने अभी आपको कहा कि कला ही समाज का प्रतिनिधित्व करती है, दिखाती है। यदि बैलगाड़ी उसके खिलौने में यूज किया गया है, दिखाया गया है, तो इसका मतलब है कि उस समय आयात निर्यात का जो यातायात का साधन था वो बैलगाड़ी उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी। आजकल के जो बच्चे हैं आप प्लास्टिक के खिलौने में देखते होंगे, जो उसमें क्या क्या दिखाता है, ट्रेन दिखाता है, हवाई जहाज है, या फिर प्लास्टिक के और भी बहुत सारे खिलौने दिखाए जाते हैं। तो क्यों दिखाता है? क्योंकि आज के जो समाज है हम लोग उसी को यूज करते हैं। तो यही हमने बच्चों को खिलौने में भी यूज किया है। तो माना कि ये खिलौना ही है, मिट्टी की पकी हुई, मिट्टी की बनाए गए खिलौना ही है, लेकिन ये क्या दिखाता है कि उस समय बैलगाड़ी यातायात का महत्वपूर्ण साधन था। ठीक है, दूसरा जो है हमने उसका महानगर था मोहनजोदारो। इसका जो मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग ये होता है मृतकों का टीला। यहाँ पर बहुत सारे कब्र मिले थे, इसलिए इसका नाम इतिहासकारों ने इस तरह के रख दिया था, मोहनजोदारो। ठीक है, एक सिंधी भाषा है इसका नाम। इसकी खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने। और कब की थी? 1922 में। तो दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, किसने किया था और कब किया था। तो ये एक फैक्ट है और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको रट लेना है, क्योंकि यही सब पूछे जाते हैं।
दोनों पाकिस्तान में स्थित है, जैसे हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान में, वैसे ही मोहनजोदारो भी स्थित है, लेकिन जिले दोनों के अलग अलग हैं। ये लड़काना जिले में स्थित है और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों सिंधु नदी के तट पर स्थित है, नदी आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ये याद रखना ही है, खासकर जब आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यहाँ से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। ये स्नानागार अभी के आज के स्विमिंग पूल जैसा था। तो स्नानागार से आप देखिए इतिहासकारों ने क्या क्या अनुमान लगाया। पहले तो उनकी वास्तु स्थिति का पता लगाया कि आज के देखिए अब जो स्नानागार बनाया, स्विमिंग पूल बनाया, तो सबसे पहले उस समय की जो राजमिस्त्री का काम हुआ होगा उसकी तकनीक देखिए जोड़ने की, कि पानी लीक नहीं करता है, तो किस तरह की विधि थी उस समय की, विज्ञान तकनीकी थी कि उसने स्विमिंग पूल बनाया था उस जमाने में, आज से 5000 वर्ष पहले। कहीं ना कहीं एक उन्नत तकनीक हुई होगी मिट्टी के गारे की या सीमेंट गारे की। फिर क्या था उनके पास कि इस तरह कैसे उसने ईंटों को जोड़ दिया कि पानी को स्टोर किया जा सके साफ सफाई साफ सुथरे से। दूसरा, विद्वान मानते हैं कि ये जो विशाल स्नानागार था ये शहरों के बीच में स्थित था, तो हो सकता है इसका धार्मिक महत्व हो, मतलब इसमें नहा के स्नान करके लोग पूजा पाठ करते थे, या फिर हो सकता है अगल बगल में कोई मंदिर हुआ हो जहाँ पर कोई देवी देवता की पूजा की जाती है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता से किसी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। लेकिन इतिहासकार यह भी मानते हैं कि ये विशाल स्नानागार का जो उद्देश्य है कहीं ना कहीं धार्मिक रहा होगा। नगरी के बीच में स्थित होना कोई आम बात तो है नहीं। यहाँ पर भी अन्नागार की जो है वो स्थापत्य मिले हैं। साथ ही यहाँ की एक कांस्य की नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। एक महिला की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है जिसमें महिलाओं को ऊपर से नीचे तक श्रृंगार से काफी युक्त दिखाया गया है। तो आप या फिर इतिहासकार इस मूर्ति को देखकर क्या अनुमान लगाएं? ये अनुमान लगते हैं कि उस समय की जो महिलाएं थी कौन कौन से वस्त्र पहनते थे, आभूषण वो कौन कौन से पहनते थे, हाथ की जो आभूषण थे, कलाई में चूड़ी पहनती थी, क्या पहनती थी, फिर बाजूबंद था, फिर सर में कौन कौन सी थी, बिंदी थी या फिर क्या था, फिर कमरबंद था, बाजूबंद था। तो इस तरह की जो हमें अनुमान लगा पाते हैं कि उस समय के आभूषण कैसे थे, ये चीज़ें हमें इसी मूर्ति से संभव हो पाता है। इसी मूर्ति के अध्ययन से हमें पता लग पाता है कि कैसे बनाई जाती होगी। फिर एक और चीज़ है बहुत महत्वपूर्ण जो इस मूर्ति से पता लग जाता है, वो है कि उस समय की विज्ञान और तकनीक जो है, मतलब शिल्प कला, कांस्य की जो शिल्प बनाने की कला थी, कितनी मजबूत थी। तो ये चीज़ हमें इस मूर्ति को देखने से मिल पाता है। उस समय की ये जो कांस्य की मूर्ति, नर्तकी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है, ये चूंकि कांस्य की बनाई हुई है, और ये जो कांस्य है ये लुप्त मोम तकनीक एक प्रोसेस होता है बनाने का, इसमें कांसे की मूर्ति बनाई जाती है। ये भारत के जो अलग अलग शहर हैं जहाँ कांसे का काम किया जाता है, ये चीज़ आज भी विद्यमान है वहाँ पर। ये चीज़ इसी रूप में, मतलब हड़प्पा काल से लेकर आज तक इसी रूप में बनाया जा रहा है। तो कहा जाता है, विद्वानों ने कहा कि ये जो नर्तकी की मूर्ति है इसी तकनीक से बनाई गई थी। लुप्त मोम तकनीक क्या होता है? इसमें क्या किया जाता है, मोम का एक फ्रेम बनाया जाता है, जैसे कोई सांचा होता है ना पीओपी का, तो इस तरह का सांचा बनाया जाता है। फिर कांसे को पिघला करके उससे मोम में डाल दिया जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब कांसे जम जाते हैं उसमें, तो फिर मोम को हटा लिया जाता है, तो फिर वो अपने शेप में मूर्ति आ जाता है। तो इसे ही लुप्त मोम तकनीक कहा जाता है। मतलब मोम को बाद में लुप्त कर दिया जाता है, पिघला दिया जाता है, जब उसे मूर्ति उसके अंदर जो कांसे जम जाते हैं। ठीक है, ये तकनीक आज भी विद्यमान है। तो एक नर्तकी की मूर्ति से इतिहासकारों ने क्या क्या अनुमान लगा लिया? एक तो उनके वस्त्र आभूषण ओढ़ावे पहनावे के बारे में पता लगा लिया कि उस समय के समाज क्या क्या यूज करते थे। दूसरा, उसकी बनाने की तकनीक कैसी थी, इसका भी अनुमान हमने लगा दिया था। साथ ही दोस्तों यहाँ से एक जो मोहनजोदारो थे, यहाँ से पशुपति महादेव की मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ से एक मोहर प्राप्त हुई है मोहनजोदारो से, जिसमें एक जो है पशुपति दिखाया गया है। पशुपति ऐसा इसलिए कहा गया है कि एक इसमें पुरुष है, पुरुष देवता है जिसके 2 सिंग हैं, और उनके आसपास जो है बहुत सारे जानवर को दिखाया गया है। तो उस समय के जो इतिहासकार थे, वो इतिहासकार मानते हैं कि चूंकि ये जो है हमारे आजकल के जो भगवान शिव हैं, इन्हीं की विशेषता है कि वो जानवरों के साथ रहते थे, तो ये मूर्ति को इन्हीं से जोड़ते हैं। फिर कुछ इतिहासकार ने कहा कि ये पशुपति ही है, पशुपति एक शिव का ही रूप होता है। तो फिर विद्वान मानने लगे कि ये ऐसे ही है, मतलब ये पशुपति महादेव ही है। ठीक है, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति भी प्राप्त हुई है यहाँ से। ठीक है, और बुने हुए कपड़े के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। और ये कपड़े जो हैं, देखिए क्या क्या संकेत करता है। एक तो ये पता चलता है कि उस समय कहीं ना कहीं ये किस चीज़ के बने थे, तो अभी पता चलता है कि ये सूती वस्त्र थे। तो सूती वस्त्र होंगे तो उस समय कपास उत्पादन जरूर हुआ होता होगा। तो पता चला कि हड़प्पा से कपास उत्पादन का प्रमाण भी मिला है, तो वहाँ पर हड़प्पा से कपास का उत्पादन होता था।
ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, हमारा जो तीसरा शहर था वो था सुत्कागेंडोर। इनकी खोज स्टीन नामक विद्वान ने, इतिहासकार ने की थी, पुरातत्ववेत्ता ने, और ये 1929 में खोज की थी। ये पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान इलाका है यहाँ से यहाँ पर स्थित है, और ये दास्त नदी के किनारे स्थित है। ये दास्त है, यहाँ से इसकी खोज हुई है। ठीक है। ये जो सुत्कागेंडोर है, ये हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था। यानी कि हड़प्पा से जो वस्तुएं जाती थी वो जहाँ तक जाती थी, उसके बाद फिर यहाँ से बेबीलोन में भेज दिया जाता था। मतलब निर्यात और आयात के बीच का केंद्र बिंदु था, एक बीच के। ठीक है। जैसे अभी देश के आंतरिक भागों से वस्तुएं कहाँ पर जाती हैं, भारत के जो तटवर्ती इलाके हैं बंदरगाह पर, जैसे मुंबई, हमारा जो नावासावा है, या फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का है, या फिर सूरत है, तो इन पोर्टों पर पहुंचता है। या फिर पूर्वी भारत में जाएगा तो फिर आपको कलकत्ता बंदरगाह पर। तो ऐसे ये पोर्ट की तरह काम कर रहा था। ये स्थल भी हो सकते हैं। हमारा जो अगला था महानगर, वो था चंदूहड़ू। इसकी खोज की थी NG मजुमदार ने। ये सिंध प्रांत में स्थित है, सिंधु नदी तट पर स्थित है, तो नदी का नाम याद रखना है। यहाँ से मनके बनाने की एक जो फैक्ट्री है, कारखाने या दुकान जिसे कह सकते हो, ये प्राप्त हुई है। ठीक है। अगला यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, एक बिल्ली का पीछा करते हुए एक कुत्ता का जो मूर्ति है या फिर चित्र, ये हमें यहाँ से प्राप्त हुआ चंदूहड़ू से। ठीक है। तो अगला हमारा जो है वो है आमरी। ये इसकी खोज की थी NG मजुमदार ने, और कब की थी, 1935 में। ये भी सिंधु नदी तट पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से हिरन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। कालीबंगन, इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी और 1953 में की थी। ये राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। घग्गर ये सूखी हुई जो सरस्वती नदी है, इसकी इसी का नाम है। आज जिसे हम घग्गर कहते हैं, वो उस समय सरस्वती नदी हुआ करती थी, जो अब विलुप्त हो चुकी है। ठीक है। और काली बंगन मतलब ये काली चूड़ियाँ होती है। बंगन मतलब चूड़ी और काली मतलब काली। तो काली बंगन का मीनिंग कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो इसका मतलब हो गया काली चूड़ी। ठीक है। यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुई है, यहाँ से अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है। अग्नि वेदिकी मतलब एक जैसे हम होम कहते हैं ना, वो चीज़ प्राप्त हुई है यहाँ से। यहाँ से ऊँट की हड्डी प्राप्त हुई है, चूंकि राजस्थान है तो ऊँट तो मिलना स्वाभाविक है। साथ ही यहाँ से एक जो विशिष्ट चीज प्राप्त हुई है, वो लकड़ी के हल की जो प्रतिकृति है। प्रतिकृति मतलब एक जो कॉपी कहते हैं, मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है यहाँ से। लकड़ी का हल नहीं, इतने 5-4 साल में लकड़ी तो नहीं बचेगी, लकड़ी तो नष्ट हो चुकी है, क्योंकि ये मिट्टी की पकाई, मिट्टी के बनाई गई थी खिलौने टाइप में, तो इसलिए ये अभी तक बची हुई है। तो इन चीज़ों से हमें यह भी पता चलता है कि उस समय जो हड़प्पा समाज था, उस समय हल से खेती किया करते थे, कृषि कार्य हल से ही होता था, और वो लकड़ी के बने हुए हल होते थे। तो ये चीज़ हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। अगला हमारा जो मेट्रोपॉलिटन एरिया था वो था लोथल। इसकी खोज SR राव ने की थी और 1953 में की थी। ये कैम्बेक की खाड़ी के नदी में भोगवा नदी के किनारे स्थित है लोथल। उस समय का प्राचीनतम बंदरगाह था, मानव निर्मित बंदरगाह है। मतलब हड़प्पा के जो शेष शहर थे, वहाँ से वस्तुएं कहाँ से अंदर भीतरी देश के जो हड़प्पा समाज का जो भीतरी शहर था, वहाँ से वस्तुएं लोथल तक आती थी। फिर यहाँ से विदेशों में निर्यात किया जाता था। विदेशों में मतलब उस समय कहाँ से क्या किया जाता होगा, तो उस समय ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से बहुत सारे निर्यात आयात निर्यात की प्रमाण मिले हैं, तो इससे इनका व्यापार उसी से चलता था। गोदीवारा मतलब डॉकयार्ड होता है, बंदरगाही होता है यहाँ से। साथ ही यहाँ से एक 10 अक्षरों वाला जो हड़प्पन लिपि का जो अक्षरों वाला शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। शिलालेख भी प्राप्त हुआ है यहाँ से। इसमें 10 अक्षर हैं और इस शिलालेख को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। वैसे तो हड़प्पा की किसी भी लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है, लेकिन यहाँ से एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है, तो आप लोग ये याद रखेंगे। साथ ही यहाँ से एक चावल की भूसी, यहाँ से भी एक अग्निवेदिका प्राप्त हुई है, और शतरंज के खेल का प्रमाण भी मिला है यहाँ से। दोस्तों, आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि यदि पूछते कि शतरंज की खेल का आविष्कार कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो कब हुआ था, हड़प्पा काल में हुआ था, और कहाँ हुआ था, तो भारत में ही हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि शतरंज का खेल कितना प्राचीन खेल है। ठीक है। हमारा अगला शहर है सुरकोटरा। इसकी खोज की थी JP जोशी ने और 1964 में की थी। ये गुजरात में स्थित है। यहाँ से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है, और यहाँ से मनके यानी मोहरे प्राप्त हुई है। मोहरे और भी जो चीज़ होती है, आभूषण टाइप का जो होता था, सिलखरी के जो गहने होते थे, वो चीज़ प्राप्त हुई है। रंगीन पत्थर होते हैं सिलखरे, तो यहीं से इसके मनके, इसी को मनके कहा जाता है। अगला हमारा है वनावली।
इसकी खोज आर एस बिष्ट ने की थी और 1974 में की थी। ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। वर्णावली की इसकी जो यहाँ से पुरातात्विक वस्तु हैं ये अब भी इसकी खोज की जा रही है। यहाँ से अभी बहुत सारे चीज़ मिल रहे हैं। यहाँ से मनके मिले हैं, जौ मिले हैं, हड़प्पा के पूर्व और हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। मतलब कुछ जैसे कि कुछ विद्वानों ने माना है कि हड़प्पा, जैसे कि हमने अभी देखा था कि जो इतिहासकार थे अमलानंद घोष, वो मानते थे कि हड़प्पा सभ्यता की जो स्थापना करने वाले थे वो विदेशी नहीं थे बल्कि देसी ही थे। यहीं के लोगों ने, भारत के लोग ही ने यहाँ की सभ्यता की स्थापना की थी। तो वो उनका जो ये तर्क था वो यहाँ से पुष्ट होता है। क्यों पुष्ट होता है? क्योंकि यहाँ से हड़प्पा संस्कृति की जो नगरीकरण अवस्था है उससे पहले की भी जो ग्रामीण अवस्था थी उसके भी प्रमाण मिले हैं यहाँ से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अमलानंद घोष की बात यहाँ से ठीक साबित हो रही है। ठीक है, हमारा अगला जो शहर था वो धौलावीरा था। इसकी खोज की थी आर एस बिष्ट ने। ये गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ से जल निकासी प्रबंधन व्यवस्था का प्रमाण मिला है एक। ठीक है, एक जल कुंड का भी प्रमाण मिला है। ठीक है, अब हमने जो महानगर थे वो हमने देख लिया, इनके जो बहुत सारे नगर थे देखा, फिर उसमें देखा था कि उसकी खोज किसने की थी, कब की थी, फिर वहां से कौन कौन सी पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई थी, ये भी हमने देखा था। अब हम देखते हैं कि उन नगरों, इनकी जो ऊपर की जो नगर थे, इनका नगर का नियोजन कैसे किया जाता था, उस समय कैसे किया गया था। ठीक है, इनकी विशेषताओं देखते हैं। ये मेंस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पूछ दिया जाएगा कि सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन शब्दों का जो नगर नियोजन था उनके बारे में लिखें, उनकी विशेषताओं को, नगर नियोजन की विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। या फिर यदि पूछा जाएगा प्रीलिम्स के एग्जाम में तो 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें से एक गलत ऑप्शन आपको पकड़ा दिया जाएगा कि हड़प्पा की जो नगर थे मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो सड़कें थी ऐसे ही जहाँ तहाँ बना दी गई थी। फिर आपको 3 सही से कथन दे दिए गए, फिर पूछेगा कि आपको बताओ कि सही कौन सा है। तो ये प्रीलिम्स और मेंस सभी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक, तो हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर नियोजन था वो किस प्रकार का था। ठीक है, अब देख सकते हो कि इसकी जो सड़कें थी समकोण पर काटती थी। अभी के जो हाईवे बनाए जाते हैं, एनएच बनाए जाते हैं, ऐसे ही बनाए जाते हैं, समकोण पर काटती हुई, मतलब टेढ़ी मेढ़ी या फिर जैसे तैसे नहीं बनाए जाते थे। इसका जो नगर था एक ग्रीड रूप में, ग्रीड का मतलब ये ऐसे इकट्ठे किया जाता था, एक नियोजित ढंग से बसाया जाता था चौकोर टाइप से। उसके किनारे किनारे सड़क होते थे। अब जैसे तैसे नहीं बसा दिया जाता था। आजकल की जो ग्रामीण सभ्यता है जैसे तैसे बसा दिए जाते हैं। न सड़क पर वाहन के जाने की सुविधा रहती है, न जल निकासी की व्यवस्था रहती है, और जरा सी बारिश आने पर आजकल के शहर के देख सकते हो, जरा सी बारिश हुई तो सभी शहर तहस नहस हो जाते हैं। तो इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। एक ग्रिड के रूप में बहुत ही सुनियोजित ढंग से बसाया गया था। ठीक है, तो इनकी ये नगर नियोजन की विशेषता थी। दूसरा, यहाँ की जल निकासी प्रणाली थी ये भी बहुत ही बढ़िया था। सड़क के नीचे जो है बगल, दोनों बगल से नालियों का जाल बिछाया गया था, और ये नाली जो है ढकी हुई होती थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं साफ सुथरा का भी प्रबंध किया जाता था कि नाली यदि ओवरफ्लो हो तो फिर शहर की जो सड़कें थी उसको नष्ट न करे। इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखा जाता था। भवन निर्माण के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो ऑब्वियस है यहाँ पर 2-2 मंजिले इमारत, 3-3 मंजिले इमारत मिली है हड़प्पा सभ्यता से, तो ये पक्की ईंटों से ही संभव हुआ होगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रत्येक घर में रसोई घर और एक स्नानागार होता था। दोस्तों ये तो आजकल की विशेषताएं होगी। आजकल में भी प्रत्येक घर में रसोई घर और स्नानागार नहीं होता है। ठीक है, और आप इमेजिन कर सकते हो कि 5000 साल पहले ये कैसे संभव हुआ होगा। उस समय की सभ्यता कितनी विकसित हुई होगी। ये कौन लोग थे जो इसने इतनी विकसित सभ्यता स्थापित कर ली थी आज से 5000 साल पहले। ठीक है, अगला है कि नगर 2 हिस्सों में विभाजित था। एक जो पश्चिमी टीला था जिसे दुर्ग कहा जाता था, और जो दूसरा हिस्सा था पूर्वी टीला था उसे निचला शहर कहा जाता था। कहा जाता है कि जो दुर्ग के भीतर जो स्थित थे जो शहर टीला, उसमें शासक वर्ग रहते थे, और जो निचला हिस्सा आता था उसमें समाज के दूसरे वर्ग रहते थे। शासक वर्ग में क्या क्या हो गया, इसमें तो राजा हो गए, और दूसरा जो पुरोहित वगैरह होते थे ये इसमें रहते थे, मतलब जो दुर्गीकृत किले होते थे उसके भीतर रहते थे, और समाज का जो शेष हिस्सा होता था वो अदुर्गित किले और या फिर निचले वाला में होता था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की एक और विशेषता था कि उनके लगभग सारे जो शहर हैं वो दुर्गीकृत हैं, मतलब जो समाज के जो शेष हिस्से हैं वो भी दुर्गीकृत किले में ही रहते थे। तो ये दुर्गीकृत होना 2 चीज़ों की ओर संकेत करता है।
पहला तो है कि उस समय बाह्य आक्रमण का कहीं ना कहीं डर था। दूसरा, जानवरों से सुरक्षा के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। तभी तो सभी शहरों के बाहर में जो है किले बना दिए जाते थे, प्रवेश द्वार की रखवाली की जाती थी, ठीक है। हमारा जो अगला है वह सिंधु घाटी की जो सामाजिक स्थिति थी उनकी क्या थी स्थिति। पहले तो है कि उस समय महिला की स्थिति क्या थी, इसी से उसकी समाज का पता लग जाता है कि यदि किसी समाज में महिला यदि अच्छी है, अच्छी स्थिति में है, उनकी दशा अच्छी है, तो फिर समाज के जो और वर्ण हैं वो अच्छे ही होंगे, ये तय है। तो यहाँ की समाज मातृशतात्मक है। बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं जहाँ से पता चला है कि ये समाज मातृशतात्मक रही होगी। तो जब समाज में महिलाएं सुरक्षित है तो फिर बाकी के सभी समाज सुरक्षित हुए होंगे। इतिहासकार कहते हैं कि समाज 4 वर्गों में विभक्त था, लेकिन ये जो 4 वर्ग है ये आज की तरह या फिर जो वैदिक काल थे 4 वर्ण में विभाजित था, जिसमें थे ब्राह्मण क्षत्रिय वाला, तो वो वर्ण नहीं था। ये 4 वर्गों में विभाजित था जो अपने पेशे के आधार पर विभाजित थे, जिसमें विद्वान था, योद्धा था, श्रमिक था और व्यापारी था। ये वैदिक काल की 4 वर्ण वाला व्यवस्था नहीं था। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था यहाँ पर लागू नहीं थी, ठीक है। 4 वर्गों में विभक्त था जो पेशे पर आधारित था, ठीक। भोजन में देख सकते हो आप आगे शाकाहार भी थे और मांसाहार भी थे। शाकाहार में चूंकि ये लोग कृषि करते थे तो अवश्य चावल गेहूं का प्रमाण मिला है यहाँ पर, आप देख सकते हो अलग अलग जगह पर। उसके बाद जो मोटे अनाज थे इसका भी प्रमाण मिला है यहाँ से। साथ ही पशुपालन भी करते थे तो यहाँ से दूध का भी और मछली का भी उपयोग किया जाता होगा। ये सब के मांसाहार भी करते थे ये लोग, ठीक है। तो भोजन उन्नत भोजन था इन लोगों का आजकल की तरह, वर्तमान तक। वस्त्र में हमने बहुत सारे प्रमाण देखे हैं ऐसे। एक तो सीधे सूती वस्त्र का प्रमाण मिला है, और दूसरा जो मूर्तियां प्राप्त हुई है वहां से उसमें भी वस्त्र पहनाया, जो मूर्तियों को वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है, तो ये कहीं ना कहीं उस समाज को ही दिखाता है कि उस समय में समाज में महिलाएं या पुरुष हो वस्त्र पहना करती थी। जो उस समय उससे पहले के जो थे पाषाण काल के मृग की छाल पहनते थे या फिर जो पेड़ पौधों की जो छाल पहना करते थे, तो इस तरह की कुछ गरीबी जैसा कुछ हालत नहीं था। ये लोग ऊनी और सूती वस्त्र पहना करते थे। फिर है कि आभूषण महिलाएं और पुरुष दोनों ही पहना करते थे। दोस्तों मूर्ति में आपने देखा था इसकी समय की जो मूर्ति मृण मूर्तियां प्राप्त हुई है, मिट्टी की जो मूर्तियां प्राप्त हुई है, चाहे जो इस समय के जो कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है, आपने देखा होगा जो मोहनजोदारो से आपको याद होगा कि एक कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें महिलाओं को ऊपर से नीचे तक आभूषण से युक्त दिखाया गया है, जिसमें महिलाओं के कलाई में चूड़ी दिखाई गई है, गहने भी हैं, बाजू बंद भी हैं, बाजू में दिखाया गया है, उसके सर पे भी गहने हैं, गले में भी हार हैं। तो ये चीज़ें आभूषण की ओर संकेत करते हैं। सीधे यही चीज़ जो दाढ़ी वाले जो मूर्ति थी, पुजारी की मूर्ति, उसके शरीर पर भी दिखा आपने। तो कहीं ना कहीं ये आभूषण आभूषण पहनते थे। साथ ही ये फैशन के प्रति भी बहुत बहुत ही सजग थे। यहाँ से जो पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त हुई है इससे ये भी पता चला है कि ये लोग बहुत ही शांति प्रिय लोग थे। अब ये चीज कैसे पता लगा लिया कि शांति प्रिय थे, तो यहाँ से किसी भी तलवार का, ढाल का जो शिरस्त्राण होते हैं, कवच इत्यादि, ये सब चीजें प्राप्त नहीं हुई है। तो अवश्य जब इतनी वस्तुएं प्राप्त हुई है वहां से मिट्टी की वस्तुएं, मिट्टी के खिलौने, मूर्ति प्राप्त हुई है, कॉटन, अनाज, बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई है। यदि ये समाज में लड़ाकू प्रवृत्ति के होते तो कहीं ना कहीं ये चीजें प्राप्त हुई होती, और यदि ये चीजें नहीं मिली तो अवश्य ये लोग शांति प्रिय रहे होंगे या फिर समाज में लड़ाई नहीं होती होगी, ठीक है। तो कोई ना कहीं ये आदर्श समाज की ओर इंडिकेट करता है कि पता ना यहाँ के लोग किस तरह के थे जो युद्ध नहीं करते थे या फिर इसकी स्थिति की नौबत ही नहीं आती थी। अगला है कि सिंधु घाटी लोगों की आर्थिक स्थिति क्या थी, वे लोग कृषि कैसे करते थे, कृषि में किन किन चीज़ों का उत्पादन करते थे। तो देखा कि चावल, गेहूँ जो है, ये मटर, सरसों, तिल, मतलब अनाज, दलहन, तिलहन सभी चीज़ों का उपयोग करते थे। फल भी इस समय उपयुक्त था। साथ ही हमने देखा कि यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। साथ ही एक साथ 2 फसल बोए जाने की भी साक्ष्य प्राप्त हुई है। मतलब यहाँ पर जो वैज्ञानिक कृषि है ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। ये एक साथ 2 फसल, ये इसे द्विफसली कहा जाता है, ये एक वैज्ञानिक कृषि विधि है, ठीक है। जुते हुए जो है, जुते हुए खेत के साक्ष्य ये आपको दिखाते हैं कि इसी के आधार पर आपका जो कृषि अधिशेष हुआ था, चूंकि जो खेत को जोत देने से बहुत ही उन्नत फसल होती है, कृषि होती है, और सिंचाई का साधन तो था ही, चूंकि ये सप्त सैंधव क्षेत्र में स्थित था तो सिंचाई का साधन तो था ही। इसी के आधार पर इन लोगों ने इतना उत्पादन किया कि ये लोग निर्यात करने में सक्षम हो पाए, और निर्यात इतने बड़े बड़े शहरों का उदय हुआ था, संभव हो पाया था।
हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कांसा बनाने के लिए, क्योंकि कांसा जो है, इसके कांसा बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रण होता है कांसा, तो ये कैसे मिला, 9:1 के मिलाया जाता था। तो ऐसे ही कांसे वो कांसे बनते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। मतलब इस समय लोहे के प्राचीन जो लोहे के प्रमाण नहीं मिले हैं। भारत में जो लोहे के प्राचीनतम प्रमाण है वो उत्तर वैदिक काल से मिले हैं। यूपी के अतरंजी खेरा जो एक स्थान है, वहां से 1000 BC में, इसके बाद जो है यहाँ से लोहे के प्रमाण मिलने शुरू हुए हैं। अभी हम लोग कहाँ पर हैं, 2350 से 1750 ईस्वी के आसपास हैं। तो यहाँ पर लोहे का जो है चर्चा नहीं था। ठीक है, संभवतः उन्हें तलवार के विषय में भी जानकारी नहीं थी। ठीक है, इस दौरान आंतरिक और बाह्य दोनों ही व्यापार समृद्ध अवस्था में था। सुमेरियन सभ्यता के लेखों से ज्ञात होता है कि विदेशों में सिंधु सभ्यता के व्यापारियों को मेलुहा के नाम से जाना जाता था। दोस्तों हमने पहले ही चर्चा किया था कि जो है सिंधु हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मेलुहा के नाम से, हड़प्पा को मेलुहा के नाम से जाना जाता था। और सुमेर या मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उस समय, वहाँ के अभिलेखों में यहाँ की दिलमुन और माकन जैसे एक जो दिलमुन और माकन जैसे स्थल का जो है ये व्यापारिक स्थल हैं। और ये मेसोपोटामिया सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के बीच में पड़ता था। अभी के जो बहरीन वाला जो इलाका है, ये फारस की खाड़ी में जो कहते हैं, ये यहाँ पर स्थित था। और ये मध्यवर्ती की भूमिका में निभाता था, बिचौलियों का काम करता था। मतलब हड़प्पा से जो चीज़ें जाती थी ये यहाँ पर दिलमुर और माकन में रुकती थी, फिर वहाँ से रुकने के बाद फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता में आगे की ओर बढ़ती थी। फिर ऐसे ही आयात के समय भी ऐसे ही होता था। ठीक है, साथ ही हमें एक और प्रमाण मिला है, जैसे कि लोथल जो है, यहाँ से हमें फारस की मोहरें प्राप्त हुई है। तो जब हमारी मोहरें मेसोपोटामिया की सभ्यता में मिल रही है और मेसोपोटामिया की मोहरें हमारे देश में मिल रही है, तो फिर हमें ये चीज़ किस ओर संकेत करती है, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ओर संकेत करता है। साथ ही कालीबंगा से एक बेलनाकार मोहरें भी प्राप्त हुई है। बेलनाकार मोहरें से हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है, ये विदेशी मोहरें हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो ये प्रमाण दिखाता है कि ये हड़प्पा वासी का जो व्यापार था ये विदेश व्यापार भी होता था। आंतरिक व्यापार तो होता ही था देश के आंतरिक भागों से, जैसे कि ये लोग खेतरी, जो राजस्थान के जो खेतरी है, यहाँ से तांबे का आयात करता था। जो जो हिमालयन एरिया था, यहाँ से शिलाजीत और फिर अन्य धातु की कीमती वस्तुएं मंगाया करते थे। तो आंतरिक व्यापार तो होता ही था। हड़प्पा के जो निकटवर्ती इलाके थे, यहाँ से अनाज का जो उत्पादन था, यहाँ से अनाज होता था और फिर हड़प्पा के नगरों में प्रसारित किया जाता था। तो आंतरिक व्यापार तो होता ही था। साथ ही बाह्य व्यापार भी होता था। बाह्य व्यापार में अनाज भी उगाया जाता, भेजा जाता था और धातु निर्मित वस्तुएं भी भेजी जाती थी। ठीक है, साथ ही है हमारा जो सिंधु सभ्यता की शिल्प कला है, तो इस समय कला कौन कौन से विद्वान थे, कौन कौन सी कला थी। तो दोस्तों इस समय कला के कौन कौन से रूप हो सकते हैं। आप देखिए कि इस समय की भवन जो है बहुत ही उन्नत हैं, बहुत ही मजबूत हैं। और चूंकि आज के तरीके से बनाया गया है, बहुत ही व्यवस्थित बनाया गया है, तो उस समय की जो राज मिस्त्री का काम होगा, यानी कि राजगिरी का काम जो होगा, बहुत ही उन्नत होगा। तो राजगिरी एक शिल्प है, तो ये बहुत ही विकसित शिल्प होगा। और क्या उस समय के शिल्प हो सकते हैं, क्योंकि उस समय कांसे की मूर्ति बहुत ही बनाई जाती थी। तो उस समय हो सकता है जो धातु शिल्प वाला जो काम है, ये इस समय धातु शिल्प भी इस समय का बहुत ही मुख्य बड़ा व्यवसाय होगा, पेशा होगा। कुम्हार का जो काम होता है, जो बर्तन बनाने का, ये कुम्हार का भी काम होता था। क्योंकि हड़प्पा काल की जो विशेषता है, लाल और काले मृदभांड, ये हड़प्पा काल की विशेषता है। ये लोग बर्तन बनाते थे। कुम्हारगिरी की काम इस समय बहुत ही तेजी से चलता था। और भी क्या क्या शिल्प हैं इस समय के चूंकि आप जानते हैं कि विदेश व्यापार होता था, तो विदेश व्यापार दो विधि से होता था। लोथल जो है इस समय के बंदरगाह थे। तो लोथल समुद्र तट पर स्थित है, अरब सागर पर। तो जब बंदरगाह है तो नाव तो होगा ही, तभी तो विदेश व्यापार होता था। ठीक है, तो नाव बनाए होंगे उस समय, नाव हो या जहाज हो, ये इस समय बनाए जाते थे। साथ ही यहाँ के जो मोहरे हैं, यहाँ पर नाव या जहाज के भी चित्र दिखाए गए हैं। ठीक है, तो इस समय की जो नाव जहाज बनाने की जो कारीगरी है, ये भी इस समय विकसित हुई होगी। साथ ही समाज में जो हमने महिलाओं या पुरुषों को वस्त्र पहने हुए देखा है, तो ये वस्त्र उद्योग भी उस समय के एक बहुत बड़े उद्योग हुए होंगे। उद्योग, वस्त्र शिल्प भी बनाने की हुई होगी। फिर हमने देखा कि जो उस समय की जो मूर्तियां थी, उन मूर्तियों पर हमने देखा कि आभूषण पहने हुए लोग दिखाए गए हैं, आभूषण बने हुए हैं। तो इस समय कहीं ना कहीं जो सोनारगिरी का काम होता है, सोनार का, ये काम भी हमने देखा।
तो उस समय उदय हो चुका था सोनारगिरी का काम, आभूषण बनाने का काम। साथ ही हमने देखा कि जो हड़प्पा की जो कब्र थी, वहां पर मृतकों को दफनाया गया था, तो उसमें कुछ दिखाया गया था कि जो समाज के संपन्न वर्ग थे उनको अलग अलग आभूषण में कुछ मनके भी थे। मनके वो होता है जैसे कि आभूषण एक रंगीन पत्थर टाइप का होता है, तो ये बनाने का कारखाना था अलग अलग हिस्सों में, तो मनके बनाने के लिए ये भी एक शिल्प है। इतने बड़े शिल्प थे। साथ ही हमने देखा कि अब देखिए, इतना जो भवन था, पक्की ईंटों का भवन बना था, 2 मंजिल 3 मंजिल, तो ये बिना घर के चौखट या फिर किवाड़ या फिर दरवाजे से तो नहीं बना होगा। ठीक है, तो इनके लिए कहीं ना कहीं बढ़ईगिरी भी रहा होगा। ठीक है, तो बढ़ईगिरी का काम भी उस समय आविष्कार हो चुका था, समाज में एक नया पेशा बन चुका था। तो इतने सारे शिल्प थे, इतने सारे शिल्प यदि शहर में रहेंगे तभी तो एक उन्नत जो हड़प्पा सभ्यता, इतनी उन्नत सभ्यता बन गई थी। इतने यदि शिल्पकार यदि देश वहां पर रहेंगे शहर में, फिर समाज का जो उच्च वर्ग है जैसे कि शासक वर्ग हैं, पुजारी हैं, फिर व्यापारी वर्ग हैं, ठीक है, फिर किसान और इनके बीच में जो जो बेचने वाले होते हैं, बिचौलिया जिसे कहते हैं, तो ये भी तो हैं। तो इतने सारे जो लोग रहेंगे तभी तो फिर इतने उन्नत जो शहर का निर्माण संभव हो सका था, तभी तो हुआ था। इतने सारे शिल्प थे इस समय। ठीक है, तो आप देख सकते हो इतने सारे शिल्प थे उस समय विद्यमान थे और सबका प्रमाण मिला है। तो इस आधार पर आप इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की जो शिल्प कला है इसका अनुमान लगा सकते हैं। ठीक, यहाँ से कांसे की, हड़प्पा से कांसे की वस्तुएं प्राप्त हुई है। ठीक है, साथ ही जो तांबा हमने बताया था कि तांबा का जो आयात किया जाता था वो राजस्थान की खेतरी से किया जाता था। खेतरी भारत की प्राचीनतम तांबे की खान है। ये आपके जीके के से भी सवाल है, आपको याद रखना है। खेतरी की जो खान है आज से 5,000 साल पहले से शुरू खुदाई हो चुकी थी और अब भी जारी है इसमें। ठीक है, और टीन कहाँ से लाया जाता था, तो टीन अफगानिस्तान के बदख्शा वाले क्षेत्र से लाया जाता था। ठीक है, हमने देखा अभी जो बुनाई उद्योग था, चूंकि हमने देखा जब वस्त्र था तो कहीं ना कहीं बुनाई भी हुआ होता होगा। ठीक है, तो इस समय ये भी एक बहुत ही बड़ी शिल्प थी। ठीक, साथ ही हमने देखा राजगिरी की तो देख ही लिए हैं, तो उस समय राज जो मिस्त्री का काम था ये भी उस समय उदित हो चुका था। हमने देखा कि यहाँ पर हड़प्पा जो थे वो लोग नाव बनाने की विधि भी जानते थे, मनका बनाने की विधि भी जानते थे, मुहर भी बनाते थे। साथ ही जो टेराकोटा की जो मूर्तियां थी हमने देखा था, अभी कुम्हार का जो काम होता था ये भी उस समय उदित हो चुका था, यानी कुम्हार जाति उस समय उदय हो चुकी थी। सोने चांदी और कीमती पत्थरों के जो आभूषण बनाते थे, इसके लिए जौहरी वर्ग जिसे सोनार कहते हैं, इस जाति का भी उदय हो चुका था इस समय। ठीक है, साथ ही इस समय के जो बर्तन हमने बताया था कि लाल और काले मृदवान हड़प्पा सभ्यता की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये इसकी इस काल की जो मोती बर्तन है, इसी बर्तन के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। अभी इतिहासकार बर्तन को देख करके यही अनुमान लगा लेते हैं कि किस सभ्यता की है, मौर्य काल की है या फिर प्राचीन जो ये है सिंधु घाटी सभ्यता, इस काल की बर्तन है ये। तो इस समय की पहचान है कि काले और लाल मृदवान। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की लोगों की संस्थाएं, संस्थाएं मतलब क्या थी, देखिए हमने जो चीज देखा पुरातत्व से वो तो केवल भौगोलिक जो भौतिक वस्तुएं थी उनके क्षेत्र पर अनुमान लगा पाया, क्योंकि उस समय के साहित्य थे नहीं। कुछ अभिलेख जरूर मिले हैं, मोहरे पर लिखे जो लेख मिले हैं ये भी मिले हैं, लेकिन अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। यदि हम लोग उसे पढ़ पाते तो बहुत कुछ अनुमान लगा सकते थे कि उस समय शासन कैसे चलता था, उनका शासन कैसे चलता था। इन चीज़ों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। ठीक है, तो हमें ये तो नहीं प्राप्त हुआ है कि उस समय का शासन कैसे था, राजा था या नहीं था, तो कैसे उनका होता था, यदि था तो राजा का चुनाव कैसे होता था, नहीं होता था तो फिर शासन कौन करता था। इन चीज़ों की जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो पा रही है। हम लोग केवल अनुमान के आधार पर ही, सारे इतिहासकार अनुमान ही लगा रहे हैं कि यदि शासक नहीं थे तो फिर व्यापारी वर्ग वगैरह करते होंगे। ठीक है, साथ ही यहाँ से मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। तो जब मंदिर नहीं मिला है तो हो सकता है जो ब्राह्मण वर्ग हैं उस समय के, यानी पुजारी की प्रभुत्व वगैरह ये भी नहीं हो रहे होंगे समाज में। जैसे कि बाद के जो आर्य काल हैं यानी कि वैदिक काल हैं, उसमें ये ब्राह्मण बहुत ही वर्चस्वशाली हो जाते हैं। ठीक है, समाज पर उनका वर्चस्व हो जाता है। इस समय मंदिर नहीं है, हड़प्पा काल है तो मंदिर नहीं है, तो ऑब्वियस है कि इस समय पुजारी भी नहीं रहे होंगे और समाज पर इनका पकड़ भी नहीं रहा होगा। फिर इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि जब राजा नहीं थे यानी कि क्षत्रिय नहीं था और ब्राह्मण नहीं था तो फिर समाज का शासन कौन करता था।
तो फिर इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि चूंकि इस समय व्यापार बहुत ही उन्नत व्यवस्था में था, तो शायद व्यापार ही थे जो समाज के धनी मनी वर्ग थे और समाज के अन्य वर्ग पर शासन किया करते थे। ठीक है। तो और इन चीज़ों का इतिहास आप आगे भी देखेंगे, जैसे कि मौर्य काल और जो मौर्य काल के अलावे जो गुप्त काल हैं, इस काल में आप देखेंगे कि व्यापारी वर्ग का जो शासन होता है वो आम जो शासक होते हैं वो इनके अधीन नहीं होता, बल्कि इनकी एक शिल्पी जो संगठन होता है उसे श्रेणी भी कहा जाता है, श्रेणी, तो वो इनके अधीन कार्य करता है। मतलब पूरा व्यापारिक संगठन इनके लिए राजा के अधीन नहीं आते, ये राजा के अधीन नहीं आते। कौन करता है? ये श्रेणी या संगठन के अधीन काम करता है। तो हो सकता है हड़प्पा सभ्यता में यही श्रेणी संगठन हो या फिर यही व्यापारी वर्ग के द्वारा थी जो पूरे समाज पर शासन करता था, जो बाद में मौर्य काल में चूंकि राजा शक्तिशाली हो गया तो फिर पूरे समाज का शक्ति छीन के इसने क्या किया, कहा कि पूरे समाज की शासन करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि तुम अब केवल अपने वर्ग की शासन करो। पूरे समाज पर शासन तुम्हारी काम नहीं है, पूरे समाज पर शासन करना तुम्हारी काम नहीं है, लेकिन तुम अपने वर्ग के ऊपर शासन कर सकते हो। तो फिर बाद में मौर्य काल में, गुप्त काल में, मतलब पूरे प्राचीन इतिहास और मध्यकाल में आप देख सकते हो कि समाज के मतलब जो व्यापारी वर्ग था, इस पर श्रेणी संगठन का ही दायित्व रहा है। इसी का जो पकड़ है इसी के नियंत्रण में रहा है। ये श्रेणी इतना मजबूत था उस समय कि इस पर राजनीतिक के साथ साथ न्यायिक कार्य भी करता था, मतलब इसे दंड भी दिया करता था। ठीक है, सारे रूल्स रेगुलेशन यही बनाया करता था। तो अब यहाँ पर ये साबित हो चुका है हड़प्पा काल में कि यही वो समूह था, यही वो संस्था थी जो हड़प्पा काल में शासक की भूमिका निभाया करते थे। ठीक है, कोई शासक वर्ग नहीं था। साथ ही कह रहे हैं कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शासक कई वर्गों में मौजूद थे। तो हम लोग सारे इतिहासकार इस बात पर अब सहमत हो गए हैं कि ये वैसे ही थे, वैसे यानी कि व्यापारी ही थे जो उस वर्ग पर, समाज पर शासन करते थे। हमारा अगला सब टॉपिक है सिंधु सभ्यता की धर्म और मान्यता है। वो लोग, उनकी धार्मिक विश्वास क्या था, वो किस धर्म को मानते थे, क्या मानते थे। ठीक है, अब देखिए टेराकोटा की जो लघु मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिसमें कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है, साथ ही एक और मूर्ति भी प्राप्त हुई है जिसमें दिखाया गया है कि महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दिखाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं उर्वरता की देवी या मातृ देवी की ओर संकेत करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रमाण मिले हैं जो ये दिखाता है कि महिलाओं को इस समाज में बहुत ही सम्मान था, बहुत ही रिस्पेक्ट था। तो कहा जाता है कि ये समाज सत्तात्मक थी, मातृ देवी की पूजा बहुत ही करती थी। हड़प्पाई लोग उर्वरता की देवी मानकर इसे पूजा करते थे, पृथ्वी की। ठीक है, साथ ही ये ऐसे ही था, पृथ्वी को उर्वरता की देवी हड़प्पा लोग ऐसे ही मानते थे जैसे मिस्र के लोग नील नदी की पूजा करते थे देवी के रूप में। ठीक है, साथ ही पुरुष देवता के जो मूर्ति प्राप्त हुई है, इसमें 3 सिंह लगाए गए हैं जो योगी की मुद्रा में है। तो कहीं ना कहीं ये लोग पशुओं के जो महत्व हैं इनको जानते थे और इन्हीं आधार पर इनके जो देवता थे पशुपति, इनकी पूजा करने लगे थे, पशुपति की पूजा करने लगे थे। साथ ही कई ऐसे जो पत्थर मिले हैं, यहाँ से जनन अंगों के चित्र पाए गए हैं जिसे लिंग योनि कहा जाता है, जैसे जो शिव का प्रतीक होता है इनके। तो आप इस चीज पर आप ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि शिव पूजा जो हमारे जो आजकल में हो रहा है, तो शिव पूजा ये भारत की प्राचीनतम है। लिंग योनि की पूजा आजकल से नहीं हो रही है, ये हड़प्पा काल से ही हो रही है। तो लिंग पूजा की उत्पत्ति हुई थी, कब हुई थी? हड़प्पा काल से ही। बहुत सारे ऐसे प्रकृति कृति मिली हैं, बहुत सारी ऐसी जो वस्तुएं मिली हैं जो ये इंडिकेट करता है कि उस समय में ये लिंग पूजा शुरू हो चुका था। ठीक है, साथ ही ये वृक्षों और पशुओं की भी पूजा करते थे। वृक्षों में ये लोग पीपल, नीम जैसे बहुत ही जो पौधे थे इनकी पूजा करते थे। और पशुओं में एक यूनिकॉर्न था जो एक सिंगी यूनिकॉर्न था जो एक सिंगी गैंडा की ओर या फिर एक अजीब सा पशु दिखाया गया है जिसके सिर पर एक सींग है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये गैंडा हो सकता है, लेकिन इसके गैंडा के जो देखिएगा कि मुंह के ऊपरी हिस्से हैं, यहाँ पर सींग होता है, लेकिन जो हड़प्पा की मोहरों पर जो चित्र दिखाया गया है उसके सिर पे सिर है। ठीक है, तो क्या वो जो पशु था वो अब लुप्त हो चुका है या फिर वो हड़प्पा जो वासी थे उनका कोई इमेजिनेशन था? ठीक है, तो ये पशुओं की पूजा करते थे। इनकी 2 पशुएं था, एक तो यूनिकॉर्न था, दूसरा कुबर बैले बैल था। जो कुबर होता है उसका वो वाला बैल जो आजकल की बैल है, तो ये था। दोनों में से क्या था? इन चीज़ों की ये लोग पूजा करते थे। साथ ही जो आजकल में आप लोग देखेंगे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र है, ये स्वास्तिक का चिन्ह है। स्वास्तिक
तो ये चीज़ें यहीं से प्राप्त हुई है। स्वास्तिक का जो प्राचीनतम प्रमाण मिला है ये यहीं से मिला है, स्वास्तिक चिन्ह का। साथ ही जो यहाँ की कब्र प्राप्त हुई है, यहाँ से ताबीज भी मिले हैं। तो साथ ही मतलब जो ये लोग देवी देवता की पूजा तो करते ही थे, साथ ही कुछ और जो सुपर नेचुरल पावर होते हैं उन पर भी ये लोग विश्वास करते थे, अंधविश्वास जिसे कहते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं ताबीज भी यहाँ से प्राप्त हुई है और ये भी प्राप्त हुई है। तो हमारी यही है सिंधु घाटी की। ये सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? दोस्तों, जैसे हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में मतभेद है, उनके कालक्रम के निर्धारण के संबंध में मतभेद है, वैसे ही इनके पतन कैसे हुआ इसके बारे में भी इतिहासकारों के बीच में मतभेद है कि इनका पतन कैसे हुआ था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो हुआ था वो आर्य आक्रमण के कारण हुआ था। मतलब बाहर से कुछ लोग आए और उन्होंने यहाँ पर आक्रमण कर दिया, सारे हड़प्पावासी समाप्त हो गए ऐसे ही में। इतिहासकार का दूसरा गुट मानते हैं कि हड़प्पा के जो पतन हुआ था वो विदेशी आक्रमण के कारण नहीं, बल्कि जो कोई जलवायु परिवर्तन हुआ था, भूकंप, बाढ़, इस तरह की कोई घटना हुई थी जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था। ठीक है, तो अब देखिए, हम ये याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था वो आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ था। तो ये जो गार्डन चाइल्ड महोदय हैं, एम वेलर महोदय और पिगट महोदय जैसे विदेशी इतिहासकार हैं, ये मानते हैं कि हड़प्पा का जो पतन हुआ था ये आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ था। ये 3 इतिहासकार हैं जो मानते हैं कि हड़प्पा का जो पतन हुआ था वो आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ था। ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो विदेश इंडियन लेखक भी थे और बाद के जो इतिहासकार भी थे, ये लोग मानते हैं कि यदि आज आक्रमण हुआ होता तो आक्रमण जब भी हुआ होगा तो कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर युद्ध हुआ होगा। तो इस बात का प्राचीन कहाँ, इस बात का जो प्रमाण है ये कहाँ मिला है? तो कहीं ना कहीं इस जो थ्योरी है, ये इनका जो मत है, विदेशी जो इतिहासकार हैं इनका जो मत है आर्य आक्रमण वाला, ये गलत साबित होता दिख रहा है। यदि युद्ध हुआ होता तो बहुत सारे अस्त्र शस्त्र मिले होते, भयंकर नरसंहार हुआ होता, मानव की हड्डी प्राप्त हुई होती, तो ये चीज़ें कहाँ प्राप्त हुई है? तो कहीं ना कहीं ये थ्योरी गलत है। तो फिर सही क्या है? सही ये है कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हो सकता है जलवायु परिवर्तन हुआ हो, अचानक बाढ़ आ गया हो, सूखा पड़ा हो, या फिर प्राकृतिक आपदा में कोई और चीज़ आ गया हो, असंतुलन, प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो गया हो, या प्रशासन शिथिल हो गया हो। जैसे गुप्त काल में आपने देखा होगा, अचानक ये सभ्यता कैसी लुप्त हो गई थी जो गुप्त काल में है। जैसे कि केवल व्यापार के जो रेशम मार्ग था उस पर पतन होने के बाद अचानक कैसे लुप्त हो गई थी गुप्त सभ्यता। तो हो सकता है प्राचीन ये प्रशासनिक शिथिलता भी हो गई होगी जिसके कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। तो इतिहासकार ये मानते हैं कि ये एक कारण हो सकता है, जो कई बार इसके प्रमाण भी मिले हैं। जैसे कि सिंधु घाटी के जो अभी बहुत सारे भवन मिले हैं उसमें ये दिखा गया है कि 5-6 फीट ऊपर तक पानी के निशान देखे गए हैं। तो पानी के निशान कैसे लगे होंगे? जब तक बाढ़ नहीं आया होगा उस एरिया में, तब तक फिर वो पानी के निशान कैसे लगे होंगे? तो इस चीज़ों के प्रमाण मिल रहे हैं वहाँ पर। तो इतिहासकार ये अब सहमत हो चुके हैं, लगभग सभी इतिहासकार सहमत हो चुके हैं कि प्राकृतिक कारण ही हुए, जलवायु परिवर्तन ही वो कारण हो सकता है जिसके कारण सिंधु घाटी जैसी विशाल सभ्यता का इतनी कितना 350 से 1750 ईस्वी के बीच रही, मतलब 500-600 साल कहते हैं, इतने जो विकसित सभ्यता इतनी लंबे समय तक जो रही, वो अचानक ऐसे ही नहीं परिवर्तित, किसी आक्रमण, बाह्य आक्रमण के कारण समाप्त नहीं हो गई होगी। कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदा आई होगी जिसके कारण इस सभ्यता का अंत या विनाश हो गया होगा। ठीक है, अंत में जो दोस्तों जाते जाते हम लोग एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं, ये मेंस की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। कई बार पूछ देते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की देन क्या है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी देन क्या है, मतलब इस सभ्यता ने हमें क्या दिया? तो दोस्तों हम बारी बारी से देखते हैं कि इस सभ्यता की हमें देन क्या है। पहले तो हम देखते हैं कि जो सामाजिक क्षेत्र में, इसने सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या देन दिया था। पहले महिलाओं की स्थिति के बारे में हम देखते हैं कि इसने अपनी महिलाओं को बहुत ही सम्मानपूर्वक स्थान दिया था। तो हम देखते हैं कि महिलाओं को स्त्री के सम्मान कैसे करें। ठीक है, दूसरा हमने ये जो इसकी जो आभूषण बनाने की विधि थी, हमने जो ओढ़ावे पहनावे थे, ये चीज़ हमने देखा था।
ये चीज़ वैसे ही यूज कर रहा है जैसे कि अब जैसे कि यहाँ के जो दाढ़ी बनाने की जो कला देखी आपने, ये चीज़ आज भी ऐसे ही उपयोग किया जा रहा है। उस समय के जो वस्त्र आभूषण ये लोग पहनते थे वो आज भी हम लोग पहन रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसी से प्रेरित दिख रहा है। इनकी जो नगरीकरण व्यवस्था थी, आपने देखा ईंट की जो निर्मित भवन थे, उस समय की राजगिरी, बढ़ईगिरी, बहुत सारी ऐसी विशेषताएं थी। शिल्प के बहुत सारे व्यवसाय थे, कुम्हार का उदय, फिर से जो सोनार का उदय हुआ था। तो ये चीज़ें हमने देखा, तो ये चीज़ें यहीं से उदित हुई और फिर बाद में अनवरत रूप से विकसित होकर के हमें आज तक उसी रूप में मिल रही है। ठीक है, ये चीज़ें इसी सभ्यता की देन है, यहीं से उदित हुई और आज तक हम तक पहुंचा है। दूसरा, इसकी जो नगरीकरण की व्यवस्था थी, हमने देखा था इसकी शहर बसाने की जो ग्रिड वाली जो पद्धति थी वो हमने देखा था। नालियों की व्यवस्था देखी थी। फिर हमने देखा था कि उसमें सफाई व्यवस्था का कितना ध्यान रखा जाता था। आजकल की जो हमारी सरकार है ये इसी सफाई के लिए तो स्वच्छ भारत अभियान चला रही है। इसकी सड़कों पर लाइट भी लगी हुई थी, बहुत सारे मसाल, जगह जगह पर मसाल जलाए गए थे। तो यानी कि इसकी सड़कों पर लाइट भी लगाई गई थी। तो ये पूरी तरह से तो ये तो आज की वैश्वीकृत जो दुनिया है ऐसी दिख रही है। मतलब ये 5,000 साल पहले इतनी विकसित सभ्यता उदय हो गई जो आज पॉसिबल हो पाई है। तो कहीं ना कहीं एक महानगर जैसी विशेषताएं, सारी विशेषताएं इस समय मौजूद थी और हमने वैसे के वैसे उसे अपना लिया है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि ये चीज़ें वहीं से परिवर्तित होकर थोड़ा बहुत सुधार के रूप में आज तक हमारे साथ आ गई है, हमारे सामने प्रकट हुई है और हम लोगों ने वैसे ही अपना लिया है। इसकी विज्ञान तकनीक को भी हमने देखा कि उसकी जो विधि थी, जैसे कि लुप्त मौन तकनीक थी, कान से ढालने की विधि थी, या फिर जहाज निर्माण की विधि थी। तो ये चीज़ हमने देखा था कि जहाज या फिर नाव जिसे जो भी कहते हैं। फिर हमने देखा था कि उसमें मोहनजोदारो से जो स्नानागार प्राप्त हुआ था, उस स्नानागार में पानी को रोकने के लिए किस प्रकार की जो राजमिस्त्री का काम किया गया था वो कितनी उन्नत थी कि पानी को रोका जा सके। आज के स्विमिंग पूल में भी बनाने में इतनी खर्चा लग जाता है पानी के रिसाव को रोकने के लिए, ये उस समय कैसे संभव हो पाया था। तो इस समय विज्ञान की तकनीक कितनी उन्नत थी। ये सभी चीज़ें हमें सिंधु घाटी सभ्यता से ही सीखने को मिलती है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद की जो सभ्यता थी वो ऋग वैदिक काल आ जाता है, यानी कि वैदिक काल आ जाता है, ग्रामीण सभ्यता थी वो। ठीक है दोस्तों, हमने आज के जो क्लास थे हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता की शुरू से अंत तक जो हमने देखा था, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई थी। हमने देखा था कि इसकी उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग सिद्धांत दिए गए थे। फिर हमने देखा कि सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ था, उसका जो काल निर्धारण था वो कैसे किया गया था। फिर उनकी जो महानगर थे, कुछ महानगर थे, 5-7 महानगर थे, उनकी खोज किसने की थी, कब की थी, वो कहाँ पर स्थित है, उनकी विशेषताएं क्या है, ये हमने देखा। फिर हमने उनकी नगरों की जो नगरीकरण की व्यवस्था थी उनकी क्या विशेषताएं थी ये देखा। फिर उनकी राजनीतिक व्यवस्था देखी, आर्थिक व्यवस्था देखी। आर्थिक व्यवस्था के तहत हमने देखा था कि उनकी कृषि की पद्धति क्या थी, उनकी व्यापार कैसे चलता था, समाज में जो बहुत सारे शिल्प थे वो कौन कौन से शिल्प थे, इन चीज़ों का उदय देखा था। हमने उनकी आर्थिक धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में देखा था, किस किस धर्म को मानते थे, क्यों मानते थे। ये चीज़ हमने आज के क्लास में देखा था। दोस्तों, हम फिर से अगले क्लास में एक नए चैप्टर की ओर, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर अब आगे आने वाला है। अब अध्याय सिलेबस शुरू हो चुका है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट शुरू होगा। हम अगले क्लास में फिर आपके सामने एक नए अध्याय की ओर लेकर उपस्थित होंगे। साथ ही हम जाते जाते आपको बता दें दोस्तों कि हमारा जो टेस्ट साथी का जो टेस्ट सीरीज है आप जरूर ज्वाइन करें। टेस्ट साथी इस फील्ड में बहुत ही एक्सपर्टीज रखती है दोस्तों, ये आपके सफलता में बहुत ही बड़ी भूमिका निभा सकती है। इसके हमने एक बार फिर से बता दूं कि इसमें कुल 35 टेस्ट रखे गए हैं। 35 टेस्ट बहुत होते हैं दोस्तों, इसमें आपको पूरे सिलेबस का संपूर्ण कवरेज करा दिया जाएगा और शामिल किया गया बहुत ही साइंटिफिक वे में, बहुत ही इसे एक्सप्लेनेशन भी किया गया है कि सिलेबस आपको एक रिवीजन हो जाए इस तरह से। उसमें सेक्शनल के साथ साथ जो खंडवार टेस्ट हैं, जो सीसेट वगैरह हैं, इसमें फुल लेंथ टेस्ट भी दिए गए हैं ताकि आप अपने स्पीड का मेंटेन कर पाए, अपने नेगेटिव कंट्रोल कर पाए। ये चीज़ भी दिखी गई है आप में। तो अब हमारे जो और एक प्रोग्राम के बारे में बताया था कि हमारे यूट्यूब चैनल पर ये PYQ के बारे में बताया था कि ज्योग्राफी की भी है और भी क्लास हमें अपलोड करने जा रहे हैं। UPPCS की जो PYQ है इसके बारे में भी
तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं दोस्तों। PYQ के अध्ययन से ये प्राप्त आप जान पाएंगे, अनुमान लगा सकेंगे कि जो परीक्षा की जो ट्रेंड है हाल के दिनों में, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके कट ऑफ मार्क्स क्या रहते हैं, इन चीज़ों का अनुमान आप लगा सकते हैं। सिलेबस के जो कोर एरिया होता है, जो हॉट स्पॉट कहे जाते हैं, वो उसके बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं, जान पाएंगे कि कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो ये चीज़ें आपको PYQ के अध्ययन से पता लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग फिर से एक नए चैप्टर की ओर लेके कल उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।